तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम सभी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आप सभी का सब्जेक्ट है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, जो कि 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में फ्यूज के बारे में, रिले क्या होता है, उसके बाद रिले के टाइप्स में जैसे कि थर्मल रिले क्या होता है, डिफरेंशियल रिले क्या होता है, और डिफरेंशियल रिले के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इसका वर्किंग प्रोसेस, ब्लॉक डायग्राम, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम बताएंगे अपने इस वीडियो में बकुल्स रिले क्या होता है, इसका यूजेज कहाँ किया जाता है, इसका सर्किट डायग्राम, सारा चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे एक तरफ से। और फ्रेंड्स, अपने इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। सर्किट ब्रेकर में ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, और ऑयल सर्किट ब्रेकर दो टाइप्स के होते हैं। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है। सभी सर्किट ब्रेकर रिले का विथ डायग्राम और उसके ऑपरेशन के साथ साथ पूरा इसका मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करेंगे आप सभी को। उसके साथ साथ अपनी इसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्या होता है, उसके बाद एयर सर्किट ब्रेकर क्या होता है। ठीक, इन सभी सर्किट ब्रेकर को विथ डायग्राम और ऑपरेशन के साथ डिस्कस करेंगे। और वीडियो के स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें रिले के बारे में बताना चाहूँगा। और देखिए फ्रेंड्स, वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है और इस चैनल पहले विजिट करें, खासकर टेक्निकल स्टूडेंट हो करके, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए फ्रेंड्स। हम आप सभी के लिए, आप सभी के सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और आगे और भी मेहनत करने का और भी वीडियो लाने का मन करेगा। ठीक, तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा साथ दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी हमारे वीडियो आए सेमेस्टर से रिलेटेड वो सभी आप लोग तुरंत इन्फॉर्म हो जाए। देखिए, आपका अभी आगे भी पेपर लगे हुए हैं, तो सभी सब्जेक्ट की वीडियो आएंगे एक तरफ से। बस आप लोग हमारा साथ दीजिएगा और हमारे मोटिवेशन को थोड़ा अपर कीजिएगा। ठीक, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्यूज की। तो जैसा कि सभी जानते होंगे फ्यूज के बारे में, नॉर्मली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी को पता होगा फ्यूज क्या होता है। तो देखिए, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज एक सेंसिंग और प्रोटेक्टिव डिवाइस है। अपने आप में सेंसिंग भी कर लेता है और प्रोटेक्टिव डिवाइस मतलब कि सर्किट को ब्रेक भी कर देता है। फ्यूज में क्या होता है, ये सर्किट के सीरीज में लगाया जाता है। जब सर्किट में मतलब फॉल्ट होता है और उससे उसके रेटेड करंट से ज़्यादा करंट जाने लगती है सर्किट से, तो फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, वो अपने आप गल जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो कुल मिलाकर के जो फ्यूज होता है वो सेंसिंग और प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है। ये सर्किट के सीरीज में लगता है। और जो फ्यूज के अगर थोड़ी सी और डीप में बातें करें तो जो इसका फैक्टर आता है, इसके डायमीटर के, वायर के डायमीटर के 3/2 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, ये हो गया फ्यूज के बारे में। देखिए, फ्यूज के बारे में उतना डिटेल्स में हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उम्मीद करते हैं कि फ्यूज के बारे में नॉर्मली सभी जानते होंगे। जैसा कि ये सब्जेक्ट का नेम है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, मतलब कि पावर सिस्टम को आप सभी को प्रोटेक्ट करना है। अब प्रोटेक्ट से आप क्या समझते हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए हम कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं। नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं फ्यूज, हम लोग यूज करते हैं रिले, और हम लोग यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर, और हम लोग यूज करते हैं एक आइसोलेटर। ठीक है, आइसोलेटर। इन सभी डिवाइसेस का यूज किया जाता है पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट रखने के लिए। अब हम इन्हीं सभी जितने टॉपिक यहाँ पे मेंशन किए हैं, इन सभी को अपने नोट्स में अच्छे से प्रॉपर लिखा हुआ है और आप सभी को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक वीडियो में इतने टॉपिक को क्लियर कर पाना किसी भी इंसान के लिए इम्पॉसिबल होता है, लेकिन हम फिर भी आप सबके लिए कोशिश करेंगे अपने नोट्स के माध्यम से पूरा समझाने की। तो आप लोग भी थोड़ा कंसंट्रेट रहिएगा, हमारी बातों के ध्यान से सुनिएगा, और हो सके एक बार में वीडियो ना समझ में आए तो हमारे इसी वीडियो को बार बार देख लीजिएगा। अगर आप 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर को एक वीडियो में या फिर 1-2 घंटे में पढ़ के पास करना चाहते हैं, तो हमारी भी इस वीडियो को बार बार आप देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सेमेस्टर में कैसे चीज़ें लिखनी है, और आपको जो पास होने का कंटेंट है हमारे इस वीडियो से आपको प्राप्त हो जाए। क्योंकि इस सब्जेक्ट में जो मोटा चीज़ है ना, वो आपका रिले है और सर्किट ब्रेकर। अगर आप इन दो चीज़ों को अच्छे से जान लेते हैं तो आपको इस सब्जेक्ट में बैक तो नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिले। तो देखिए, ये नोट्स हमारा आप सबके सामने आ चुका है। तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रोटेक्टिव रिले के बारे में। तो रिले क्या होता है, ए प्रोटेक्टिव रिले इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट फॉल्ट्स एंड इंसिएंट ट्रिप सिग्नल फॉर सर्किट ब्रेकर टू आइसोलेट द फॉल्टी सेक्शन फ्रॉम द हेल्दी सेक्शन। तो क्या होता है, रिले एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो सेंस करने का काम करता है। फिर आप ऐसा समझें, रिले क्या होता है, सेंसिंग डिवाइस है जो कि फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक, फॉल्ट को पकड़ता है और ये बताता है सर्किट ब्रेकर को कि भैया आपके लाइन में फॉल्ट हो चुकी है
और आप सर्किट ब्रेक आप ओपन हो जाइए, फिर सर्किट को ब्रेक कर दीजिए। ठीक, तो ये सेंसिंग डिवाइस है, ये डिटेक्ट करता है फॉल्ट को, प्रोटेक्टिव रिले। और ये करता क्या है, सर्किट ब्रेकर को इन्फॉर्म करता है, जो कि सर्किट ब्रेकर फॉल्टी सेक्शन को हेल्दी सेक्शन से अलग करता है। तो उम्मीद करते हैं आप रिले का मतलब समझ गए होंगे। अब हम चलिए रिले का थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आप सबके सामने आ चुका है रिले का सर्किट डायग्राम, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टीएल मतलब है ट्रांसमिशन लाइन, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन गई हुई है। अब ट्रांसमिशन लाइन में ड्यू टू एनी प्रॉब्लम, किसी भी वजह से यहाँ पे फॉल्ट आ गई। ठीक, ये है फॉल्ट आ गया। अब फॉल्ट आ गया तो क्या होगा, फॉल्ट आने पर क्या होता है कि आप सभी की जो करंट है वो रेटेड करंट से बहुत ज़्यादा जाने लगती है। अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है तो मान लीजिए यहाँ पे अर्थ फॉल्ट है, तो एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही हुआ, तो इस ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा करंट जाने लगेगा। ठीक है, इसी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग एक सर्किट ब्रेकर जोड़ देते हैं, और सर्किट ब्रेकर से पहले हम लोग एक रिले का पूरा मैकेनिज्म जोड़ देते हैं। अब आप रिले मैकेनिज्म मतलब रिले कैसे वर्क करता है वो समझिए। तो रिले में क्या होता है कि एक सीटी जोड़ते हैं, एक बैटरी जोड़ते हैं, बाकी ये ट्रिप कॉइल वगैरह रहते हैं। अब ये ट्रिप कॉइल का मतलब काम क्या होता है वो समझिए। सर्किट सीटी यहाँ पे जुड़ा होता है, फॉल्ट हुआ आपके ट्रांसमिशन लाइन में, फॉल्ट होने की वजह से बहुत ज़्यादा करंट इसमें से जाने लगी, नियर अबाउट 500 एम्पियर या फिर 200 एम्पियर जाने लगी। ठीक, अब सीटी क्या होता है, सीटी के प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होते हैं, लेकिन इसके सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगेगी तो सर्किट अब जो सीटी है ये अपने सेकेंडरी को ज़्यादा मतलब करंट देगा पहले के अपेक्षा। मतलब पहले भी 5 एम्पियर होगा नियर अबाउट, लेकिन अब जब इधर का रेशियो जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक इधर का भी रेशियो ज़्यादा हो जाएगा। जब इधर का रेशियो ज़्यादा हो जाएगा मतलब कि पहले क्या था कि सीटी के सेकेंडरी में नॉर्मली जब ये हेल्दी कंडीशन था तो उस वक्त 5 एम्पियर करंट रहा होगा, लेकिन जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो इस पहले क्या था, इसमें मान लो कि 200 एम्पियर करंट जा रही थी पहले, मान लो हेल्दी कंडीशन में। लेकिन जब फॉल्ट हुआ, एक मिनट फिर से मेरी बात सुनो, पहले ट्रांसमिशन लाइन में 200 एम्पियर की करंट जा रही होगी। ठीक, उस वक्त सीटी के प्राइमरी में 5 एम्पियर करंट रहा होगा। तो 5 एम्पियर करंट होने की वजह से ये जो कॉइल आपको दिख रही है ये मैग्नेटाइज नहीं होती है इतने कम करंट से। लेकिन जब फॉल्ट होगा तो इधर की करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 200 से मान लीजिए हो गया 1000 या फिर 2000 करंट। तो उसकी वजह से इधर 4 गुना करंट बढ़ा तो सीटी रेशियो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा, तो सीटी का सेकेंडरी करंट भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। मतलब कि 5 एम्पियर से अब ये 20 एम्पियर हो जाएगा। तो 20 एम्पियर होने की वजह से अब ये जो कॉइल लगी हुई है सेकेंडरी में अब ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। जब मैग्नेटाइज हो जाएगी तो आपको एक प्लंजर दिख रहा होगा। ठीक है, इस प्लंजर को ये अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। अब अट्रैक्ट कर ली तो इससे क्या होगा, अट्रैक्टर जब ये इसको कर ली तो इससे जो आपका जो क्लोज परिपथ अभी ओपन परिपथ जो दिख रहा था अब ये क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो अभी तक क्या था कि हमने बैटरी तो लगाया था लेकिन करंट नहीं फ्लो हो रही थी। क्यों? क्योंकि ये ओपन सर्किट था। लेकिन फॉल्ट होने की वजह से सीटी का सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटाइज हुआ, सेकेंडरी कॉइल के मैग्नेटाइज होने की वजह से ये प्लंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, प्लंजर को अट्रैक्ट होने की वजह से ये सर्किट क्लोज हो गई। अब जब ये सर्किट क्लोज हो गई तो बैटरी एक क्लोज परिपथ आपको दिख रहा होगा। ठीक, बैटरी का क्लोज परिपथ दिख रहा है तो बैटरी में से करंट फ्लो होने लगेगी पूरा ऐसे ऐसे। ठीक, अब समझिए आगे। अब इधर से जब करंट फ्लो होने लगी तो इसका जो ये कॉइल दिख रहा है ये भी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब जब ये मैग्नेटाइज होगा तो इससे भी एक प्लंजर जुड़ा होता है, ठीक, जो कि सर्किट ब्रेकर का प्लंजर होता है। अब ये इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो अभी तक जो ट्रांसमिशन लाइन थी पूरा क्लोज थी, जो कि करंट जा रही थी, अब ये क्या होगा, इसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा तो इसको अपने तरफ खींच लेगा, जिससे कि अभी ये जो क्लोज थी अब ये ओपन हो जाएगा। और जब ओपन हो गया तो आपका ये फॉल्टी सेक्शन अलग और हेल्दी सेक्शन अलग। ठीक, तो ये रहा पूरा रिले का पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस विथ सर्किट ब्रेकर के साथ। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि रिले करता क्या है और सर्किट ब्रेकर कैसे ऑपरेट होता है। ठीक, तो चलिए आगे भी थोड़ा बढ़ते हैं और रिले के टाइप्स को क्लियर करते हुए निकलते हैं। देखिए, ये जो हम आपको मैकेनिज्म बताए हैं ये सभी जगह फॉलो होगा। अब हम जैसे कि आगे जब आपको हम डिस्कस करेंगे एक ऑयल सर्किट, थर्मल रिले, डिफरेंशियल रिले, बकोल्ज रिले, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको बस मैं ये आगे का मैकेनिज्म आपने दिमाग में फीड किए रखिएगा हमेशा।
बस आपको मैं यहीं तक का मैकेनिज्म बताऊंगा, बस आपको हम इतना ही बताएंगे कि कैसे ये क्लोज परिपथ होना है, बाकी आगे का सारा मैकेनिज्म वही रहेगा। तो जैसे कि थर्मल रिले आएगा तो थर्मल रिले में ये सर्किट कैसे क्लोज होगी वो थोड़ा सा अलग रहेगा, डिफरेंशियल रिले में कैसे ये क्लोज होगी, बकोल्स रिले में कैसे क्लोज होगी, बस यही मैकेनिज्म है, बस यहीं तक का मैकेनिज्म है रिले का। बाकी ये आगे का प्रोसेस सभी में सेम रहेगा, ठीक। तो जब आगे जो भी सर्किट रिले बताने वाले हैं सभी में बस हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे का सेम प्रोसेस रहेगा, वो आगे आप समझ लीजिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रिले मॉनिटर कंटिन्यूसली सर्किट पैरामीटर एंड कंपेयर विथ प्री डिफाइंड सेटिंग डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिले। एक रिले में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो रिले में देखिए क्वालिटी होनी चाहिए कि रिले की सेलेक्टिविटी हाई होनी चाहिए, रिले की स्पीड जो है कार्य करने ऑपरेशन मतलब फिर रिले का जो सेंसिंग कैपेसिटी है या फिर रिले जो सर्किट ब्रेकर को सेंस कराता है कि आप ब्रेक हो जाइए, वो उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए। और इसकी सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, मतलब कि इसका बनावट कुछ ऐसा हो कि हर आदमी समझ सके, ताकि जब भी फॉल्ट आए या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए वो नॉर्मल आदमी वर्क कर सके। ये नहीं कि प्रॉब्लम आ गया तो इतना खतरनाक इसका कंस्ट्रक्शन है कि कोई काम ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई बना ही नहीं पा रहा है, ठीक। उसके बाद इसकी सेंसिटिविटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी अगर फॉल्ट आ रहा है ना तो तुरंत डिटेक्ट कर ले, पकड़ ले और सर्किट ब्रेकर को बता दे, ठीक। इसकी इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए, इकोनॉमी अच्छी मतलब ये सस्ता होना चाहिए ताकि सब खरीद सके, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रिले में। तो नॉर्मली जो टाइप्स होता है रिले का मेनली वो 3 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले, एक स्टैटिक रिले, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड रिले। ये 3 टाइप्स होते हैं। बाकी इन्हीं टाइप्स में बहुत सारे रिले आते हैं, जैसे कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रिले डिस्कस कर लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन के, ये जो कि बहुत फेमस हैं फॉर कंपटीशन एग्जाम के लिए। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ रिले फॉर लाइन, मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन में नॉर्मली हम इन्हीं रिले का यूज करते हैं। जैसे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग रिएक्टेंस रिले का यूज करते हैं, ठीक। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इम्पीडेंस रिले का यूज करते हैं, और हम लोग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में मोहो रिले का यूज करते हैं, ठीक। ये आपको रट लेना है, नहीं भी रट रहे हैं तो कोई बात नहीं। और अर्थ फॉल्ट में भी हम लोग रिएक्टेंस रिले का यूज कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे बातों को लिख नहीं पा रहे होंगे तो आप ऐसा कीजिएगा, वीडियो को रोक के हमारी बातों को लिख सकते हैं, या फिर हमारे नोट्स में जो भी चीज़ें मेंशन है आप इसको भी लिख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा रोक करके। और हम तो कहेंगे 1-2 बार हमारी बातें ध्यान से सुनिए, लिखिएगा मत, क्योंकि हम लिखने में कम विश्वास करते हैं, समझने में और सुनने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ठीक। तो आप हमारी बातों को बार बार सुनिए, समझिए, समझ में आए तो लिखिए, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको बताते हैं, उम्मीद करते हैं रिले तो आप समझ गए होंगे, ठीक। अब रिले में हम डिस्कस कर लेते हैं थर्मल, डिफरेंशियल रिले, इसके टाइप्स और बकोल्ज रिले। तो देखिए थर्मल रिले क्या होता है। दीज रिले यूटिलाइज थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट ऑफ दियर ऑपरेशन। थर्मल रिले आर वाइडली यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल मोटर्स अगेंस्ट ओवरलोडिंग एंड अनबैलेंस्ड ऑपरेशंस। तो थर्मल रिले का यूज हम लोग वहाँ पे करते हैं ज़्यादातर जहाँ पे हमें कम रेटिंग का इक्विपमेंट चलाना हो या फिर स्मॉल मोटर हो, उसमें ओवरलोडिंग के प्रोटेक्शन के लिए या फिर ओवर करंट के प्रोटेक्शन या फिर ओवर करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग थर्मल रिले का यूज करते हैं, ठीक। थर्मल रिले में होता क्या है कि इन थर्मल रिले बाई मेटेलिक स्ट्रिप इज यूज। थर्मल रिले में हम लोग बाई मेटेलिक स्ट्रिप यूज करते हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप होता क्या है, ये 2 अलग अलग मटेरियल के कम्बिनेशन से बनता है और दोनों मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। इसका मतलब क्या है, दोनों मटेरियल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अलग अलग होने का मतलब ये है कि कोई मटेरियल कम तापमान पे ही पिघल जाएगा, कोई मटेरियल हाई तापमान में पिघलेगा, ठीक। तो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा इसका वर्किंग प्रिंसिपल या फिर प्रोसेस। आप देख सकते हैं बाई मेटेलिक स्ट्रिप मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल विच हैव डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, जो कि अभी हम जस्ट बोले हैं, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को देख करके, ये है पूरा थर्मल रिले का डायग्राम। इस डायग्राम को देख करके आप अभी समझ जाएंगे। बस आप अभी जो हम पास्ट में बताए हैं रिले का वर्किंग प्रिंसिपल, आप बस वो दिमाग में फीड किए रहिए, उसके बाद हम इसमें कोरिलेट कर देंगे। देखिए होता क्या है, ये आपका मोटर लगा है। अभी मैंने बोला कि मोटर, स्मॉल मोटर के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग थर्मल रिले का यूज़ करते हैं, ठीक है। आपका ये स्मॉल मोटर है
और ये पूरा थर्मल रिले लगा हुआ है, ठीक है, ये नहीं है, ये अलग चीज़ है, ये है पूरा थर्मल रिले। अब देखिए होता क्या है कि मोटर में कोई फॉल्ट आ गया, तो मोटर में फॉल्ट आने की वजह से आपके ट्रांसमिशन लाइन में बहुत ज़्यादा करंट इससे होकर के जाएगी। जब करंट बहुत ज़्यादा जाएगी तो थर्मल रिले में होता है क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लोग लगाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करंट जाने की वजह से I²R ओहमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा होता है। I²R होने के कारण यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा। अब जब यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पे टेम्परेचर भी क्रिएट होगा। टेम्परेचर क्रिएट जब होगा तो यहाँ पे हम लोग एक थर्मल रिले लगाते हैं जो कि मेटेलिक स्ट्रिप का बना होता है। और जो कि मेटेलिक स्ट्रिप मतलब ये है कि दो अलग अलग मटेरियल का मिल करके बना होता है, जो जब मतलब दोनों का जो मेटल का टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग होता है। अब यहाँ पे हीट उत्पन्न हुआ I²R ओहमिक लॉसेस के कारण, हीट उत्पन्न होने के कारण ताप हुआ, ताप की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, तो जो कम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो पिघल जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला है FAE, इसका ज़्यादा है टेम्परेचर कोफिशिएंट और इसका कम है, तो जो कम वाला है वो पिघल जाएगा। अब पिघल कर क्या होगा, ये देखिए कापर का है, तो आप नॉर्मली जानते हैं कापर का जो गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो कम होता है इन कंपेरिजन टू लोहा या फिर Fe के, फेरस के। तब ये पिघल करके आ करके इसको शॉर्ट सर्किट कर देगा। अब मैंने क्या बोला था पहले, आपको याद है? मैंने बोला था आपको मैं यहीं तक का प्रिंसिपल बताऊंगा, आगे आपको फिर से वहीं कोरिलेट कर लेना है, ठीक। चलिए, अगर आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको कोरिलेट करा देता हूँ। तो देखिए, ये वही चीज़ है जो CT करता था, जो अभी आपको मैं पीछे बताया था कि करंट ट्रांसफार्मर करता क्या था कि सेकेंडरी में ज़्यादा करंट प्रवाहित करा करके मैग्नेटाइजिंग फोर्स उत्पन्न करता था, जिसकी वजह से प्लेंजर वो ऊपर की तरफ खींच लेता था और बैटरी वाला सर्किट शॉर्ट सर्किट कर देता था, जिसके वजह से बैटरी वाले सर्किट क्लोज सर्किट होकर के करंट फ्लो हो जाती थी। फिर सेकेंड वाला कॉइल मैग्नेटाइज होकर के सर्किट ब्रेकर के प्लंजर को खींच करके ओपन सर्किट कर देता था ट्रांसमिशन लाइन को। तो वही सेम यहाँ पे भी है, CT काम बस ये कर रहा है, मतलब इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब देखिए, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इससे बैटरी कनेक्ट रहेगी। अब वो बैटरी अपना करंट प्रवाहित कर देगा इस वाले प्लंजर में, इस वाले कॉइल में, और इसी वाले कॉइल से जुड़ा रहेगा सर्किट ब्रेकर का प्लंजर, जो कि अभी ये खींच लेगा और आपका ट्रांसमिशन लाइन ओपन हो जाएगी, ठीक। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को ये बात समझ में आया होगा। अगर बात ये नहीं समझ में आ रही है तो अभी जो हम पीछे जस्ट बोले थे रिले का ऑपरेशन, आप उसको देख लीजिए, फिर यहाँ से कोरिलेट कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा आप सभी का थर्मल रिले। तो देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा फास्ट चल भी रहे हैं क्योंकि हमारे पास कम समय है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ क्योंकि मैंने बोला था बहुत पहले ही वीडियो बनाने का, तो मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी ख़राब हो गई थी, प्लस मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी था। अभी इधर हमारे कुछ एग्जाम्स वगैरह लगे थे तो उधर हम बिजी हो गए थे, तो इसी से हम वीडियो ला नहीं पाए। फिलहाल आपका कल एग्जाम है, आज हम वीडियो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाली बात यह है ना, वीडियो तो हम बनाने को तो हम सुबह से ही कोशिश कर रहे हैं बनाने का, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इधर लाइट भी नहीं आ रही है, तो वाईफाई भी नहीं चल रहा, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड भी नहीं कर पा रहे हैं सही समय से। तो थोड़ा सा हम क्षमा चाहते हैं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, और आगे जो भी वीडियो आएंगे कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, ठीक। तो ये रहा आप सभी का थर्मल रिले। अब हम बात करते हैं डिफरेंशियल रिले और बकोल्ज रिले के बारे में। तो चलिए, अब आ चुका है आप सबके सामने डिफरेंशियल रिले। तो जैसा कि नाम से पता हो रहा है कि डिफरेंशियल रिले मतलब क्या है, इसमें कुछ डिफरेंट होगा। डिफरेंस किसका? दो करंट का, दो अलग अलग करंटों का घटाना होगा। अगर घटाना 0 आता है तो आपका डिफरेंशियल रिले ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन अगर घटाना में कुछ प्रोडक्ट आता है माइनस प्लस तो आपका रिले वर्क कर जाएगा, ठीक। इतना बात समझ लिए। अब चलिए चलते हैं नोट्स में। डिफरेंशियल रिले, ए डिफरेंशियल रिले ऑपरेट्स व्हेन फेजर डिफरेंट ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर क्वांटिटी एक्सीड द प्री डिफाइंड द वैल्यू। डिफरेंशियल रिले क्या होता है? डिफरेंशियल रिले तब ऑपरेट होगा जब दो अलग अलग फेजर डिफरेंट का जो वैल्यू है वो उसके प्री डिटरमाइंड वैल्यू से ज़्यादा आएगा। जो भी चीज़ें पहले फिक्स की गई हैं उससे अगर ज़्यादा आता है तो आपका डिफरेंशियल रिले वर्क कर जाएगा, ठीक। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज जनरली यूज फॉर ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर प्रोटेक्शन, बस बार प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के यूज हम लोग नॉर्मली ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करने में, अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन में और बस बार के प्रोटेक्शन में यूज करते हैं, ठीक। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है कि ये यूनिट प्रोटेक्शन होता है। यूनिट प्रोटेक्शन इसलिए क्योंकि ये किसी एक डिफाइंड डिस्टेंस को ही प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि
ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करना है तो ट्रांसफार्मर के दोनों तरफ सीटी लगा करके बीच में ट्रांसफार्मर रख करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अल्टरनेटर को करना है तो अल्टरनेटर को बीच में रख के दोनों तरफ सीटी लगा करके उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो कुल मिलाकर के ये यूनिट प्रोटेक्शन है। यूनिट मतलब एक, किसी एक पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक, इसलिए उसको कहते हैं हम यूनिट प्रोटेक्शन। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशियल रिले का सर्किट डायग्राम। यहाँ पे क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन गई है, ठीक। अब क्या हुआ कि बीच में अब ये जो है ना, ये आप ट्रांसफार्मर भी समझ सकते हैं, अल्टरनेटर भी समझ सकते हैं, या फिर आप बस बार भी समझ सकते हैं। तो अभी आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका अल्टरनेटर है। अब इसमें क्या हुआ, फॉल्ट हो गया अल्टरनेटर में। अब फॉल्ट हुआ तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा करंट आने लगेगी, ठीक है। नहीं, पहले आप नॉर्मली समझिए हेल्दी कंडीशन, उसके बाद आपको फॉल्टी कंडीशन समझाएंगे। तो मान लीजिए ये आपका अल्टरनेटर है और हेल्दी कंडीशन में सब कुछ चल रहा है, तो होगा क्या, ये दो सीटी इसमें लगाते हैं। ये ऑपरेटिंग कॉइल है, ये रीस्ट्राइकिंग कॉइल है, ठीक है। अभी आपको ऑपरेटिंग कॉइल और रीस्ट्राइकिंग कॉइल सभी के बारे में समझाएंगे। तो देखिए अभी मान लीजिए आपका अल्टरनेटर है और हेल्दी कंडीशन में, तो हेल्दी कंडीशन में होगा क्या कि सीटी अपने सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट ये देता है, फिर ये 5 एम्पियर करंट इधर से होते हुए, फिर ये भी अपने 5 एम्पियर करंट देता है, ऐसे 5 एम्पियर करंट होते हुए, फिर ये ऐसे ऐसे गया, ठीक। मतलब क्या हुआ, बैलेंस कंडीशन है। बैलेंस कंडीशन में क्या होता है कि सीटी ये देता है अपने 5 एम्पियर, फिर ये ऐसे ऐसे होते होते ये अपना ऐसे होते हुए ऐसे 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 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर 5 एम्पियर हो गया, ठीक। मतलब कि ऑपरेटिंग कॉइल में करंट गया ही नहीं, मतलब कि 0 एम्पियर, मतलब कोई करंट गया ही नहीं जब फॉल्ट नहीं है तो। लेकिन जब फॉल्ट होता है तो फिर क्या होगा, कैसे ये ऑपरेट करेगा डिफरेंशियल रिले, वो समझिए। जब फॉल्ट हुआ तो इधर से हो सकता है 2000 एम्पियर आने लगे, इधर से हो सकता है 1 एम्पियर आए, या फिर हो सकता है इधर से 10,000 आए, इधर से 51 आए। तो हो गया क्या इससे, इससे ये होगा कि इधर से जो सीटी कभी जो 5 एम्पियर जा रहे थे हो सकता है 15-20 एम्पियर हो, इधर से 0 एम्पियर हो। तो इसकी वजह से जो इधर से 0 इधर से 15, तो क्या होगा कि 15 इधर से मुड़ जाएगा, फिर ये 15 होकर के क्लोज सर्किट बना देगा, बैलेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझें आप, जब आपका फॉल्ट होगा तो जो करंट है वो ऑपरेटिंग कॉइल में से होकर के जाने लगेगी, और ये आपका रीस्ट्राइकिंग कॉइल है। जब ऑपरेटिंग कॉइल में से करंट होकर के जाने लगेगी तो आप इससे क्या समझेंगे, बस आप सीटी का इसको सेकेंडरी समझिए। जब आपको हम रिले स्टार्टिंग में ही बता रहे थे, रिले का प्रिंसिपल में ऑपरेटिंग कॉइल से करंट होकर के जाएगी तो ये बैटरी वाले प्लंजर को खींच लेगा। अभी आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, हम किस बैटरी वाले प्लंजर की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में ही जो बात किए थे हम रिले के ऑपरेशन में, उस प्लंजर को खींच लेगा और बैटरी वाला सर्किट क्लोज हो जाएगा और उसमें से करंट फ्लो होने लगेगी। और बैटरी वाले सर्किट में हमने एक और कॉइल लगाया था, वो भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो कॉइल सर्किट ब्रेकर वाले प्लंजर को खींच लेगा नीचे की तरफ, जिससे कि आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो ये है डिफरेंशियल रिले का ऑपरेशन। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, जैसे कि हेल्दी कंडीशन है, हेल्दी कंडीशन में ऑपरेटिंग कॉइल से 0 एम्पियर करंट होगी, और फॉल्टी कंडीशन में, यहाँ देखिए ध्यान से, और फॉल्टी कंडीशन में करंट फ्लो करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आपको लिखने का समय नहीं दे रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को रोक करके चीज़ों को लिखते हुए आगे बढ़िए, या तो आपके पास ऑप्शन है कि स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़िए इस नोट्स का, और इधर जो भी सर्किट डायग्राम है इन सभी का, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशियल रिले के टाइप्स के बारे में। तो डिफरेंशियल रिले जो होता है नॉर्मली 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्लेन डिफरेंशियल प्रोटेक्शन, या फिर इसी को कहते हैं मर्ज प्राइज डिफरेंशियल रिले, और दूसरा होता है इसके टाइप्स में बेस्ड या फिर परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। इसका यूज हम लोग करते हैं यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, अल्टरनेटर और बस बार। अभी आपको समझना ये है कि प्लेन डिफरेंशियल रिले प्रोटेक्शन और बायस्ड या फिर परसेंटेज डिफरेंशियल रिले में क्या अंतर होता है, ये आपको समझना है, ठीक। तो कुछ अंतर नहीं होता। प्लेन डिफरेंशियल रिले में क्या होता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग कॉइल होती है, यहाँ पे रीस्ट्राइकिंग कॉइल नहीं होता है। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि रीस्ट्राइकिंग कॉइल क्या है, ऑपरेटिंग कॉइल क्या है। तो ऑपरेटिंग कॉइल वो कॉइल होती है जिसकी वजह से ऑपरेशन होता है, मतलब कि आपका रिले वर्क करता है, सर्किट ब्रेकर ब्रेक करता है, वही से आप इसको ऑपरेटिंग कॉइल या फिर सेंसिंग कॉइल भी बोल सकते हैं। और जो आपका रीस्ट्राइकिंग कॉइल होता है उसका काम क्या होता है कि वो सर्किट को पुनः ठीक करता है, मतलब हेल्दी कंडीशन में लाता है। मतलब चलो सर्किट तो ब्रेक हो गया, लेकिन अभी उसको सही कौन करेगा, वो करता है रीस्ट्राइकिंग कॉइल। तो मतलब क्या है कि प्लेन डिफरेंशियल रिले में रीस्ट्राइकिंग कॉइल नहीं होता है, और बस जो ये बायस्ड या फिर डिफरेंशियल रिले है, जो सेकेंड वाला ये है, देखिए ये डायग्राम बना लीजिए,
या तो स्क्रीनशॉट लीजिए या तो वीडियो को रोक करके बना लीजिए। अभी मेरे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको प्रॉपर यहाँ पे रुक के बनवा सके, ठीक है। तो जो परसेंटेज डिफरेंशियल रिले होता है, फिर बायस्ड प्रोटेक्शन रिले होता है, उसमें क्या होता है कि रीस्ट्राइकिंग कॉइल होता है। रीस्ट्राइकिंग कॉइल यही काम करता है कि सर्किट एक बार ब्रेक कर जाए तो उसको पुनः ठीक करने का काम करता है रीस्ट्राइकिंग कॉइल, ठीक। बाकी ऑपरेटिंग कॉइल समझ ही चुके हैं, इसका मैकेनिज्म प्रोसेस समझ ही चुके हैं, सारा चीज़ आपको आता है, एग्जाम में बड़े अच्छे से तोड़ के आएंगे, फोड़ के आएंगे, बस डरिएगा मत, कॉन्फिडेंस में जाइए। और नहीं कुछ पढ़े हैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमारे इसी वीडियो को 4-5 बार पढ़ लीजिए ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि पेपर में कैसे लिखनी है। देखिए कुछ नहीं तो सर्किट ब्रेकर और आपका रिले, ये क्वेश्चन बार बार आएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक। आपको पास तो ये 2 पॉइंट करा ही देंगे, जितनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं इतना तो आपको पास करा ही देगा, ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका हो चुका है कितने टॉपिक, फ्यूज रिले हो गया, उसके बाद थर्मल रिले हो गया, उसके बाद डिफरेंशियल रिले हो गया, इसके टाइप्स 2 हो गए, उसके बाद हम बकोज रिले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद अब फिर सर्किट ब्रेकर को कवर करते हुए चलेंगे, उसके बाद लास्ट में आइसोलेटर पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक। तो बकोज रिले चलते हैं। बकोज रिले सभी जानते होंगे क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आप लोग मशीन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं बकोज रिले के बारे में। तो देखिए बकोज रिले क्या होता है, एक किसी ट्रांसफार्मर में उसके इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है बकोज रिले। बकोज रिले में होता क्या है कि इसमें 2 सर्किट लगे होते हैं, 2 ट्रिप सर्किट लगे होते हैं। पहला ट्रिप सर्किट अलार्म देता है और दूसरा ट्रिप सर्किट को ब्रेक करता है। पहले क्या होता है, को पहले बता देता है कि नॉर्मली फॉल्ट आया है भैया, आप सही करना चाहो तो सप्लाई को रोक करके आप सही कर लीजिए, लेकिन आप फिर भी नहीं सुनते, आप सोए हैं, तो वो सेकेंड वाला ट्रिप क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक। तो बकोज रिले जो इसका अगर हम प्लेस की बात करें, किसके किसके बीच में लगाया जाता है, तो एक कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। और जो आपको एक कंजर्वेटर से मेन टैंक की पाइप दिख रही होगी, अगर हम इसके इंक्लाइंड एंगल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 7.5 से लेकर के 12 डिग्री के बीच में ये रहता है, मतलब ये झुका हुआ रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि ये कंपटीशन के लिए है। और इसमें हम लोग मरकरी का एक फ्लॉट स्विच यूज करते हैं। अभी इसका यूज क्या है अभी आगे मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा, ठीक है। पर उससे पहले बकोज रिले के बारे में थोड़ी सी बातें जान लीजिए, कथा जान लीजिए जो आपको सेमेस्टर में लिखना रहता है। तो इट इज़ ए गैस एक्चुएटेड रिले। तो बकोज रिले क्या होता है कि गैस एक्चुएटेड रिले होती है। इट इज यूज टू डिटेक्ट इंसिपिएंट फॉल्ट विच आर इनिशियली माइनर फॉल्ट बट मे बी कन्वर्टेड इन टू मेजर फॉल्ट इन नियर फ्यूचर। तो बकोज रिले क्या करता है कि प्रारंभिक में जो भी आपके इनिशियल या फिर छोटा मोटा फॉल्ट आता है उसको ये डिटेक्ट करता है, लेकिन अगर आप उस फॉल्ट को नहीं समझते हैं या फिर आप अलार्म सिग्नल को नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी नहीं आप बंद कर रहे हैं चीज़ों को, या फिर आपका अलार्म सिग्नल ख़राब है, अलार्म हूटर ही ख़राब है, मतलब बोल ही नहीं रहा है, ठीक, तो आपका वो बाद में चल के वर्क कर जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये वर्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि इंसिपिएंट फॉल्ट मतलब क्या होता है, तो ये स्लो डेवलपिंग फॉल्ट है, या फिर इंसुलेशन का वीक होना, या फिर ऑयल लेवल का वीक होना, या फिर घटना, या आप सभी का इंसिपिएंट फॉल्ट के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सबके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, एक वीडियो में इतने टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, तो आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आप सभी के लिए इसी प्रकार मेहनत करता रहूँ हमेशा। Operation of Bocuse relay gives alarm and tripping when specified amount of gas is accumulated in relay। जैसे कि बकोज रिले में होता क्या है कि इंटरनल फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है कि आप गैस को जान करके आप फॉल्ट बता सकते हैं। जैसे आप ये समझे कि आपके पास कोई जादू हो जाए, मतलब बिना कुछ सोचे समझे बस गैस देखें और आप बता दें हाँ इसमें कौन सा फॉल्ट हुआ है। तो देखिए जब बकोज रिले से C2H2 और H2 गैस प्रोड्यूस होता है तो उस वक्त क्या होता है कि आर्किंग इन कॉइल, आर्किंग इन ऑयल, मतलब कि आर्किंग इन ऑयल बिटवीन कंस्ट्रक्शनल पार्ट, मतलब कि उसके कंस्ट्रक्शनल पार्ट में जो ऑयल है उसमें आग लगी हुई है। उस वक्त आपके बकोज रिले से C2H2 मतलब कि एसिटिलीन और हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक। जब आपके बकोज रिले से C2H2 CH4 और H2 मतलब एसिटिलीन गैस और मेथेन गैस और H2 गैस निकलता है तो उस वक्त क्या होता है कि आर्किंग इन टैप चेंजर, उस वक्त टैप चेंजर में आग लगा होता है, ठीक। और जब आपके बकोज रिले से C2H2 एथिलीन CH4 एथेन और H2 निकलता है तो उस वक्त हॉट स्पॉट इन
कोर ज्वाइन, और है जब बकोज रिले से एथिलीन, प्रोपीन, हाइड्रोजन गैस और CO2 गैस निकलता है तो उस वक्त हॉट स्पॉट इन वाइंडिंग होता है। ठीक, बकोज रिले को ऑपरेट होने में नियर अबाउट 0.1 सेकेंड से लेकर के 0.4 सेकेंड का समय लगता है। बकोज रिले स्लो ऑपरेशन होता है। बकोज रिले का जो ऑपरेशन होता है वो अपने आप में स्लो होता है। आपको भले लग रहा होगा कि 0.1 सेकेंड तक बहुत कम है तो ये स्लो कैसे ऑपरेट होगा, लेकिन अगर रिले में जाएंगे तो अपने आप में 0.1 सेकेंड ज़्यादा है। ठीक, अगर एवरेज देखा जाए तो 0.2 सेकेंड आप ले सकते हैं। देखिए बकोज रिले की कुछ खासियत है। बकोज रिले हम लोग नहीं आगे बताते हैं, हम दूसरे में चले गए, मतलब हम चले गए ना ब्रीदर में। तो बकोज रिले के बाद लास्ट में हम लोग ना एक ब्रीदर लगाते हैं। ब्रीदर क्या काम करता है कि बकोज रिले में जो भी बाहर से वायु आती है उसमें उसके नमी को वो अवशोषित कर लेता है। तो ट्रांसफार्मर को नमी से बचाने के लिए या फिर नमी से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ब्रीदर लगाते हैं। और ब्रीदर में क्या होता है, सिलिका जेल होता है। जब सिलिका जेल ब्लू होता है तो उस वक्त आपका ब्रीदर या फिर सिलिका जेल सही माना जाता है, और जब आपका पिंक कलर हो जाता है तो उस वक्त ख़राब माना जाता है, उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। ये आउट ऑफ सिलेबस बात कर लिए क्योंकि ब्रीदर का डिस्कस ही नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्रीदर कोई काम ही नहीं है। बकोज रिले पाइए, इसको भूल जाइए। ठीक, ये इसलिए डिस्कस कर लिए क्योंकि यहाँ पे मेंशन था। तो बकोज रिले देखिए, बकोज रिले का ये पूरा ब्लॉक सर्किट डायग्राम है। ये है पूरा बकोज रिले। बकोज रिले में होता क्या है कि जब आपका ट्रांसफार्मर मानिए फॉल्ट आ गया, अब फॉल्ट आ गया तो उसमें क्या होगा, तेल ओल होते हैं तो उसमें गैस प्रोड्यूस होगी। अब वो गैस आएगी इसमें ऑयल आएगी। ठीक है, उसमें गैस प्रोड्यूस होगा तो गैस क्या करेगा, ऑयल को ऊपर उसका लेवल स्तर बढ़ाएगा। अभी क्या हुआ, इसमें आ गया। ठीक, अब इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 ट्रिप सर्किट लगे हुए हैं, एक अलार्म और एक अलार्म ऊपर वाला और नीचे क्या है, सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करने के लिए ट्रिप सर्किट है। तो स्टार्टिंग क्या होगा, ये पहले अलार्म देखिए, ये क्या है, पारा है। पारा तो आप जानते हैं कि इसमें कंडक्टिविटी गुण होता है। अगर यही जो गैस आता रहेगा, ये तेल का स्तर ऊपर जाता रहेगा तो ये क्या होगा, जो पारा है तो इसका स्तर ऐसे उठता रहेगा और ये इसको शॉर्ट सर्किट कर देगा। जब शॉर्ट सर्किट कर देगा तो क्या होगा, ये शॉर्ट सर्किट मतलब हुआ क्या, सर्किट क्लोज, तो आपका सिग्नल वर्क कर गया, मतलब वो उसको बता दिया। ठीक, अगर आप नहीं सुनते हैं तो इसका एक समय के बाद ये ऊपर पूरा भर जाएगा, फिर ये नीचे से भी उठने लगेगा। तो इसको भी, ये जो पारा है ये पूरा, ये जो अभी ऐसे है, अभी जैसे ये पेन है, ठीक, अब इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, अभी ऐसे अभी गैस आते आते इसका लेवल स्तर बढ़ाते ऐसे कर दिया, तो जो पारा था इधर भी आ गया ना, तो ये क्या किया, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो इसको भी सिग्नल दे देगा। मतलब ये सिग्नल कौन सी है, ये सिग्नल है आप सभी की सर्किट को ब्रेक करने वाली सिग्नल। ठीक, तो यही है पूरा मैकेनिज्म किसका, बकोज रिले का। ठीक फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को बकोज रिले भी समझ में आ चुका होगा। तो आपका हो गया बकोज रिले। अब चलिए हम बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर की। ठीक, तो देखिए आप सबके सामने आ चुका है सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर के इधर भी, सर्किट ब्रेकर के उधर भी, दोनों तरफ लगाते हैं आइसोलेटर। अभी आइसोलेटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल डिस्कस करते हैं सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो सर्किट ब्रेकर इज ए पीस ऑफ इक्विपमेंट विच कैन मेक एंड ब्रेक ए सर्किट आइदर बाय लोकल मैनुअल और बाय रिमोट कंट्रोल स्विच, TNC स्विच इन नॉर्मल कंडीशन। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है, आप नॉर्मल कंडीशन में भी सर्किट को ब्रेक करा सकते हैं, सर्किट को मेक करा सकते हैं, मतलब सर्किट को तोड़ सकते हैं, सर्किट को जोड़ सकते हैं। फॉल्टी कंडीशन में तो करता ही करता है, प्लस आप नॉर्मल कंडीशन में भी करा सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्यों कराएंगे, आपको मान लो यार कुछ मेंटेनेंस करनी है, ट्रांसफार्मर साफ़ करना है, ग्रीस लगाना है, तेल लगाना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए। ठीक है, सर्किट ब्रेकर आप समझ चुके हैं। अभी सर्किट ब्रेकर के टाइप्स वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2, ब्रेक ट्रिप ए सर्किट ऑटोमेटिकली अंडर फॉल्ट कंडीशन। जब नॉर्मल है तब तो आपको कराना पड़ेगा, आप करेंगे, लेकिन जब फॉल्ट आता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली वर्क कर जाता है। ठीक, सर्किट ब्रेकर कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, सिंबल है इसका। बाकी अभी सर्किट ब्रेकर का डायग्राम वगैरह सब आके हैं टाइप्स में, वो अच्छे से आपको बनाना है। ठीक, देखिए सर्किट ब्रेकर का अगर हम रेटिंग की बात कर लें, पर उससे पहले पॉइंट नंबर 3, मेक ए सर्किट आइदर बाय मैनुअली लोकल आर बाय रिमोट कंट्रोल स्विच अंडर फॉल्ट कंडीशन। सर्किट ब्रेकर को आप लोग मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हैं, रिमोट कंट्रोल के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक, वो आपके ऊपर है कैसे आप उसको बनाते हैं।
सर्किट ब्रेकर की अगर रेटिंग की हम बात करें तो अगर लाइन वोल्टेज 11 kV है तो सर्किट ब्रेकर का जो रेटिंग वोल्टेज रेटिंग है वो 12 kV के अप्रॉक्सीमेट होगा। अगर 33 है तो 36, 66 है तो 72, 132 है तो 145 और 220 है तो 245 kV होगा। बाकी प्लस माइनस 10% वेरिएशन चलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ आर्क इन सर्किट ब्रेकर। आप सभी जानते हैं सर्किट जब भी ब्रेक करेगा फॉल्टी कंडीशन में तो उसमें आर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, आर्क देखिए, ये आर्क प्रोड्यूस होने का पूरा फिनोमिना है। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये आर्किंग वोल्टेज है, ये आर्क है, ये ब्लोअर्स हैं, ये ऑयल है, ये पूरा सर्किट ब्रेकर है। ठीक, आग देखिए कुछ ज़्यादा स्टाइल में उन्होंने बना दिया है ना, पर आपको समझना है। ठीक, अब देखिए आर्क तो प्रोड्यूस होगा ही। आर्क को बुझाने के लिए बहुत सारे हम लोग मेथड यूज़ करते हैं। आर्क इंटरप्शन की अगर थोड़ी सी हम बात कर लें तो हम लोग हाई रेजिस्टेंस मेथड के यूज करते हैं, लो रेजिस्टेंस का मेथड यूज करते हैं। ये सब मेथड है आर्क को इंटरप्ट कराने के लिए। हाई रेजिस्टेंस का मेथड हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे डीसी करंट होती है, और लो रेजिस्टेंस या फिर जीरो करंट मेथड का उपयोग हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे एसी करंट होती है। जीरो करंट मेथड मतलब क्या समझते हैं? देखिए, जीरो करंट मेथड हम इसीलिए एसी में यूज करते हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एसी में ही एक समय ऐसा आता है जब आपका करंट की वैल्यू जीरो होता है। आप ऐसा समझिए, ये आप मेरा हाथ देखिए, ठीक, इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, ऐसे कीजिए, ये जो साइकिल आ रही है इस पॉइंट पे, इसी में तो जीरो हो रही है। बाकी डीसी तो ऐसे जाता है, ऐसे, इसमें तो कभी जीरो ज़िंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो एसी ही ऐसा होता है जिसमें हम लोग ये लो रेजिस्टेंस मेथड या फिर जीरो करंट मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक, बाकी हाई रेजिस्टेंस मेथड का यूज हम लोग वहाँ करते हैं जहाँ पे डीसी करंट होती है। अभी आप ये समझिए, रेजिस्टेंस मेथड का यूज करके हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा करके आर्क को कम कर सकते हैं। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ा करके आर्क को कैसे कम करेंगे। तो आप ऐसा समझिए कि आर्क प्रोड्यूस क्यों होता है, करंट के फ्लो होने की वजह से, मतलब आई स्क्वायर आर लॉसेस होता है, ओमिक लॉसेस होता है, जिसकी वजह से आर्क प्रोड्यूस होता है। अभी आप करना क्या है, अगर हम लोग करंट को ही कम कर दें तो आपका आर्क ऑटोमेटिकली, हीट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ना। तो आप आई को मतलब आई मतलब करंट को कैसे कम करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ा करके। अभी आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना कैसे है, आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। कुछ मेथड यहाँ पे हमने मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि बाय लेंथनिंग द आर्क की लंबाई बढ़ा करके, बाय कूलिंग द आर्क को ठंडा करके, बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ आर्क के क्रॉस सेक्शन एरिया को कम करके आर्क के रेजिस्टेंस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक, ये सब मेथड होते हैं। आर्क को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट घटेगा तो आई स्क्वायर आर कम होगा, आई स्क्वायर आर कम होगा तो हीट कम होगा और आग जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे सर्किट ब्रेकर तो हो गया, अब इसके टाइप्स की हम बात करते हैं। तो अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर की बातें करें, इसको आप लोग अपने कॉपी में छापिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर दिमाग में फिट कीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, तो सर्किट ब्रेकर जो होता है नॉर्मली 5 टाइप्स के होते हैं। ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट 2 टाइप्स का होता है। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, जिसको कि शॉर्टकट में BOCB कहते हैं, और दूसरा है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, और दूसरा है ABCB। ABCB मतलब होता है, इसका फुल नेम अगर हम बात करें तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और तीसरा है SF6 सर्किट ब्रेकर, चौथा है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और पांचवा है एयर सर्किट ब्रेकर। है सभी का मैकेनिज्म वही, बस इसमें मीडियम का फ़र्क है और थोड़ी बहुत डायग्राम का फ़र्क है। तो चलिए देखते हैं डायग्राम और सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें। ABCB का यूज अगर हम बात करें, इसमें एयर प्रेशर 20 kg पर सेमी स्क्वायर से लेकर के 30 kg पर सेमी स्क्वायर होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर, फिर कवर करेंगे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, फिर SF6 सर्किट ब्रेकर, और फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, फिर लास्ट में एयर सर्किट ब्रेकर को। ठीक, तो पहला आप सभी का ऑयल सर्किट ब्रेकर। अभी घबराइए मत, थ्योरी पहले, ब्लॉक डायग्राम, अरे सर्किट डायग्राम फिर ब्लॉक डायग्राम बाद में। ठीक है, तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, एन ऑयल सर्किट इज वन काइंड ऑफ सर्किट ब्रेकर वेयर द इंसुलेटिंग ऑयल कैन बी यूज्ड एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर वह सर्किट ब्रेकर है जहाँ पे हम लोग आर्क को क्वेंच करने के लिए या फिर आर्क को बुझाने के लिए इंसुलेटिंग ऑयल का यूज करते हैं या फिर इंसुलेटिंग ऑयल मीडियम का यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर। ठीक, ऑयल सर्किट ब्रेकर आपका 2 टाइप्स का होता है, एक होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, एक होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर जो कि नीचे है। ठीक,
बल्क जैसा कि नाम है, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा तेल, मिनिमम ऑयल मतलब बहुत कम तेल, बस यही डिफरेंट है और कुछ खास नहीं। चलिए, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर इन BOCB ऑयल परफॉर्म्स टू फंक्शन। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर दो मेन परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि ये क्या काम करता है, एक्ट एज ए आर क्वेंचिंग मीडियम, ये आर को क्वेंच करता है, आर को बुझाने का काम करता है, उसके मीडियम का काम करता है, बुझाने के मीडियम का काम करता है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, सर्व्स एज ए इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन लाइव टर्मिनल एंड अर्थ। यह इंसुलेटिंग मीडियम काम करता है लाइव टर्मिनल, समझ रहे हैं, लाइव टर्मिनल मतलब समझ रहे हैं जिसमें करंट वगैरह फ्लो होती रहे, और अर्थ के बीच में। मेन ड्रॉबैक इज इसका जो मेन ड्रॉबैक है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का, मेन ड्रॉबैक इज इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑयल एट हायर वोल्टेज। इसका यही मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है हाई वोल्टेज में। हाई वोल्टेज के सर्किट ब्रेकर में, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में बहुत ज़्यादा तेल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि बहुत महंगा आएगा, और इंडिया है बहुत गरीब जो कि एफर्ट नहीं कर पाता। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा, अभी घबराइएगा मत, डायग्राम आ गया है दोनों का नहीं, एक का। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर इन minimum oil circuit breaker, steel tank is not used. Its container is made of porcelain or other insulating materials. MOCB consists of 2 sections. तो देखिए, इन MOCB स्टील टैंक इज नॉट यूज्ड। मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में स्टील टैंक का यूज नहीं होता है। ठीक। पॉइंट नंबर 2, इट्स कंटेनर इज मेड ऑफ पोर्सलिन। जो इसका कंटेनर होता है, जिसमें कंटेनर मतलब जिसमें हम लोग तेल वगैरह सभी फिक्स कंटेक्ट, मूविंग कंटेक्ट सब रखते हैं, वो है कंटेनर। तो इसका जो कंटेनर होता है वो पोर्सलिन का होता है। और देखिए, और अदर इंसुलेटिंग मटेरियल के भी बनाए जाते हैं पोर्सलिन के अलावा। उसके बाद MOCB कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्शन। MOCB जो होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक होता है अपर चेम्बर, एक होता है लोअर चेम्बर। अपर चेम्बर में देखिए क्या होता है, कंटेंट आर्क कंट्रोल डिवाइस। अपर चेम्बर आर्क कंट्रोल करने वाले डिवाइस को कंटेंट करता है, और लोअर चेम्बर क्या करता है, कंटेंट इंसुलेटिंग सपोर्ट्स एंड ऑपरेटिंग मैकेनिज्म। देखिए यहाँ नीचे, तो ये इंसुलेटिंग जो भी मीडियम होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है लोअर चेम्बर। देयर 2 चेम्बर इज फिल्ड विथ ऑयल। दोनों चेम्बर ऑयल से फील्ड होते हैं, मतलब पूरा भरा होता है, बट दे आर सेपरेटेड फिजिकली फ्रॉम ईच अदर। लेकिन वे दोनों एक दूसरे से फिजिकली सेपरेटेड होते हैं। ठीक। तो इधर साइड में आप सभी का बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का पूरा हमने चित्र बढ़िया से एकदम बना रखा है, तो आप लोग भी ऐसे ही डायग्राम बना दीजिएगा एग्जाम में। ये आपका कंडक्टर हो गया, ये आपका डाइलेक्ट्रिक ऑयल हो गया जो आपको ये डॉट 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 दिख रहा है। ठीक है, ये आपका नीचे वाला मूविंग कंटेक्ट हो गया, और ये आपका फिक्स कंटेक्ट हो गया। ये देखिए, मूविंग कंटेक्ट और फिक्स कंटेक्ट के बीच में जब आप मूविंग कंटेक्ट कराएंगे, इसको घुमाएंगे, इसको ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे एक आर्क प्रोड्यूस होगा। ये आपका आग है, जो इसमें एक लाइन दिख रहे हैं, ये है आप सभी का आग, और ये है पूरा टैंक। ठीक, क्या है, टैंक। तो रट लीजिए और समझिए, इसका चलते हैं आगे। तो ख़त्म हुआ ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब हम बात करते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इतना यार चिल्ला रहे हैं, करीब कितना हो गया, 43 मिनट हो गया, घंटे होने वाले हैं, और गला भी यार सूख गया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो आप सभी तक इन्फॉर्म होते रहें। देखिए, हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन देते रहते हैं। जो आपके बीटे के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए, जो भी महारत्न कंपनियों से रिलेटेड जॉब आते हैं उन पर भी वीडियो बनाते रहते हैं। तो आप सभी के लिए ये चैनल बहुत ही एडवांटेज साबित होने वाला है आगे चल के, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इन ABCB हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट इज यूज फॉर एक्सटिंग्विश द आर्क। तो ABCB में क्या होता है, इसमें आर्क को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए हम लोग हाई प्रेशर के एयर का यूज करते हैं। ठीक। एयर ब्लास्ट कूल्स द आर्क एंड स्वीप्स अवे फ्रॉम contact to the arcing produce. This rapidly increase the dielectric strength of medium between contact and prevents from re-establishing the arc. तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर की अगर हम बात करें तो नॉर्मली 3 टाइप्स का होता है, एक्सियल ब्लास्ट टाइप, क्रॉस ब्लास्ट टाइप, और लास्ट होता है तीसरा रेडियल
ब्लास्ट टाइप, एक्सियल ब्लास्ट टाइप क्या होता है? इन विच एयर ब्लास्ट डायरेक्टेड अलोंग द आर्क पाथ। एयर ब्लास्ट टाइप में क्या होता है कि जो आर्क जो हम फ्लो कराते हैं प्रेशर में, वो आर्क के जैसे आर्क ऐसे जल रहा है, ठीक, अभी हवा हम लोग ऐसे देंगे इसको ऐसे, ठीक है, ये ऐसे इसके डायरेक्टली अलोंग देंगे। क्रॉस में क्या होगा? इन विच आर्क ब्लास्ट डायरेक्टली राइट एंगल टू द आर्क पाथ, आर्क पाथ के राइट एंगल के साइड हम एयर को फ्लो कराएंगे। और रेडियल में क्या होता है? इन विच एयर ब्लास्ट डायरेक्टली रैपिडली होता है, ठीक है। तीनों का डायग्राम बनाइए। डायग्राम इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सेमेस्टर एग्जाम, ठीक। तो एक्सियल ब्लास्ट है ये आपका रेडियल ब्लास्ट है, ये आपका क्रॉस ब्लास्ट है। उसके बाद चलो ये डायग्राम हो चुका होगा। इधर देखिए फिक्स कंटेक्ट, इसमें एक्सियल में फिक्स कंटेक्ट ऊपर वाला है, मूविंग कंटेक्ट नीचे वाला है, ये साइड में हवा है। इसके बाद रेडियल ब्लास्ट में फिक्स कॉन्टैक्ट ये है और मूविंग कॉन्टैक्ट ये है। उसके बाद क्रॉस ब्लास्ट में फिक्स कंटेक्ट ऊपर है और मूविंग कंटेक्ट नीचे है, इधर से हवा आप फ्लो कराते हैं, ठीक। तो ये हो रहा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब हम बात कर लेते हैं, दो ठो बचा है, एक है SF6 सर्किट ब्रेकर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में मुझे ऐसा पूर्ण आशा है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा है तो इस बार भी पूछ सकता है। SF6 सर्किट ब्रेकर, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आगे आप सभी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, तो ये दोनों बताते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा एडजस्ट, बस आप लोग ऐसे ही बने रहिए। SF6 सर्किट ब्रेकर, एन SF6 सर्किट ब्रेकर इज ए टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इन विच सल्फर हेक्साफ्लोराइड और SF6 गैस इज यूज्ड एज द आर्क क्वेंचिंग मीडियम नोन एज एन SF6 सर्किट ब्रेकर। तो SF6 सर्किट ब्रेकर क्या होता है? इसमें आर्क को क्वेंच करने के लिए जो हम लोग मीडियम यूज करते हैं वो SF6 गैस का यूज करते हैं, इस वजह से हम लोग इसको SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। आगे देखिए, SF6 गैस हैज एक्सेलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। SF6 जो गैस होता है इसके पास बहुत अच्छा एक्सेलेंट इंसुलेटिंग, इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी वो बहुत अच्छा होता है, एक्सीलेंट होता है। एंड इट हैज़ ए हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। SF6 के पास बहुत हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इट हैज़ ए हाई एफिनिटी फॉर एब्जॉर्बिंग फ्री इलेक्ट्रॉन। इसके पास हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रॉपर्टी होने के कारण इसके पास इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की जो इफिशिएंसी क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, फिर बहुत ज़्यादा होती है। इट एब्जॉर्ब इलेक्ट्रॉन टू फ्रॉम ए निगेटिव आयंस, ये निगेटिव आयन से इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका केमिकल रिएक्शन आगे यहाँ पे मेंशन है, रट सकते हैं तो रट लीजिए, नहीं रट सकते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत सारे कंटेंट है एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक। आगे देखिए, SF6 इज ए inert, non-toxic, non-flammable and heavy gas has molecular weight. Its thermal time constant is 1000 times shorter than that of air. तो SF6 सर्किट ब्रेकर जो है अपने आप में इनर्ट गैस है, नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है एंड हैवी गैस है, मतलब भारी है, अविषैली है, नॉन टॉक्सिक है, उसके बाद नॉन फ्लेमेबल अज्वलनशील है और हाई मॉलिकुलर वेट, और वेट में भारी है। तो अब वेट में भारी है तो कितना बढ़िया बात है, सोचो आग जल रही है और कोई मोटा सा तगड़ा सा आदमी आया उसके ऊपर बैठ गया तो आग तो बुझ ही जाएगा, तो अपने आप में अच्छी बात है, हैवी है तो अच्छी बात है, ठीक। और अज्वलनशील है मतलब जलेगा भी नहीं, अब पता चले कि आग जल रहा है और आप ऐसा मीडियम डालने कि वो भी उसके साथ जलने लगे, पूरा तो ब्लास्ट ही कर जाएगा, ठीक। तो इसलिए नॉन फ्लेमेबल है और इनर्ट है, मतलब किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, जो अपने आप में अच्छी बात है। और नॉन टॉक्सिक है मतलब अविषैली है, मतलब इंसानों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनकेस लीक हो गया फिर कुछ भी हो गया तो इंसान या फिर कोई मतलब सूंघे तो मरे वरे ना, मतलब कुछ हो ना उसको, ठीक। तो SF6 इज ए इनर्ट, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल एंड हैवी गैस, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। इट्स थर्मल टाइम कांस्टेंट इज 1000 टाइम्स शॉर्टर देन दैट ऑफ एयर। आगे देखिए, SF6 गैस प्रेशर इज केप्ट एट 5 kg पर सेमी स्क्वायर टू 7 kg पर सेमी स्क्वायर। जो SF6 सर्किट ब्रेकर होता है, अगर इसमें SF6 गैस के प्रेशर की हम बात करें तो नियर अबाउट 5 kg पर सेमी स्क्वायर से लेकर के 7 kg पर सेमी स्क्वायर होता है, ठीक।
SF6 सर्किट ब्रेकर आर कैपेबल फॉर ब्रेकिंग कैपेसिटिव करंट विदाउट री स्ट्राइकिंग। SF6 सर्किट ब्रेकर इसकी जो ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है विदाउट री स्ट्राइकिंग के। ठीक, टाइप्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। SF6 सर्किट ब्रेकर के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर। जो नॉर्मली SF6 सर्किट ब्रेकर होता है 3 टाइप्स का होता है, डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज लेवल एप्लीकेशन। वोल्टेज लेवल के आधार पे SF6 सर्किट ब्रेकर 3 टाइप्स का होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों टाइप्स का नाम लिख देंगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको नंबर मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहेंगे। ठीक, तो टाइप्स हैं इसके। सिंगल इंटरप्टर SF6 सर्किट ब्रेकर अप्लाइड फॉर अप टू 245 kV से लेकर के 220 kV सिस्टम में हम लोग सिंगल इंटरप्टर SF6 सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक, 2 इंटरप्टर SF6 सर्किट ब्रेकर अप्लाइड फॉर अप टू 420 kV या फिर 400 kV सिस्टम। इसके बाद 4 इंटरप्टर SF6 सर्किट ब्रेकर अप्लाइड फॉर 800 kV के लिए। देखिए फ्रेंड्स, आप सबके सामने SF6 सर्किट ब्रेकर का पूरा सर्किट डायग्राम है, इसको रट लीजिए। तो चलिए रटवाने थोड़ा सा हम भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये है इंसुलेटिंग रॉड फॉर मूविंग ऑपरेटेड मेंबर, ये है आप सभी का मूविंग कॉन्टैक्ट, ये है आप सभी का ये वाला पूरा ब्लॉक डायग्राम मूविंग मेंबर। उसके बाद ये है आपका आर्क यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ ये है पूरा आप सभी का SF6 गैस है। ठीक है, ये है SF6 गैस इनलेट है। उसके बाद ये आर्किंग हॉर्न ये है, उसके बाद फिक्स कॉन्टैक्ट ये है। ठीक, और ये है पूरा SF6 सर्किट ब्रेकर का ब्लॉक डायग्राम। इंटरप्टर यूनिट फॉर SF6 सर्किट ब्रेकर ये बना देंगे तो एग्जामिनर मस्त हो जाएगा और आपको नंबर पूरा मिलने का चांसेस रहेगा। और लास्ट टॉपिक, लास्ट नहीं, अभी आइसोलेटर डिस्कस करना था ना, आइसोलेटर। चलो आइसोलेटर में डिस्कस कर लेंगे कोई ना, जब इतना हो गया तो आइसोलेटर भी हो जाएगा। देखिए, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। In vacuum circuit breaker, the vacuum is used as the arc quenching medium. Vacuum offers highest insulating strength. वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, आर्क को क्वेंच करने के लिए वैक्यूम मीडियम का यूज करते हैं, इसीलिए हम वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। इसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होती है या फिर इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ होता है वो बहुत हाईएस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। ठीक, सो इट हैज़ फॉर सुपीरियर आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी देन एनी अदर मीडियम। ऑयल इन ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 इन SF6 सर्किट ब्रेकर। ठीक है, ये वैक्यूम होने के कारण ये जो इसका आर को क्वेंच कराने या फिर इंसुलेटिंग जो इसकी प्रॉपर्टी है वो बहुत बढ़िया, मतलब सुपीरियर, मतलब सबसे बढ़िया, मतलब किससे बढ़िया, ऑयल सर्किट ब्रेकर में ऑयल से बढ़िया, SF6 सर्किट ब्रेकर में SF6 से बढ़िया होता है आप सभी का वैक्यूम मीडियम। वैक्यूम मीडियम सब क्या समझते हैं, जहाँ पे कुछ ना हो, ना ऑक्सीजन हवा पानी कुछ ना, मतलब वैक्यूम। ठीक, समझ गए। द डिग्री ऑफ वैक्यूम इज इन द रेंज फ्रॉम 10⁻⁻7 टू 10⁻⁵ टॉर। जो वैक्यूम मीडियम का जो अगर हम बात करें किसका रेंज क्या होता है, तो या फिर प्रेशर आप समझ लीजिए, प्रेशर, टॉर किसका मात्रक है, प्रेशर का, 10⁻⁷ टू 10⁻⁵ टॉर है। ठीक, द साइलेंस फीचर ऑफ वैक्यूम एज एन आर्क क्वेंचिंग मीडियम इज दैट एज soon as the arc is produced in the vacuum, it is quickly extinguished due to the fast rate of recovery of dielectric strength in the vacuum। ठीक, वही है जो चीज़ हम बताए थे, मतलब ये जल्दी वर्क करेगा, आर्क को जल्दी क्वेंच कराएगा, आर्क को इसलिए जल्दी क्वेंच कराएगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा है। बस यह वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का पूरा ब्लॉक डायग्राम है। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है इस ब्लॉक डायग्राम को अच्छे से देखिए पूरा और ये छाप लीजिएगा। ये है आर्क शील्ड, ये है आर्किंग रेंज। ठीक, ये कॉन्टैक्ट्स है, इसके बाद ये आर्क शील्ड ब्लो है, ये पूरा इंसुलेटिंग वेसल्स नीचे है, इसका मेन आर्किंग शील्ड ये है, उसका फिक्स मेंबर ये है। ठीक, और एक इंसुलेटिंग वेसल्स ऊपर भी है। बाकी ये पूरा वैक्यूम इंटरप्टर यूनिट है VCB का। ठीक, तो ये हो गया आपका पूरा इतना टॉपिक। देखिए, देख रहे हैं फ्रेंड्स, 54 मिनट में हमने कितने टॉपिक क्लियर किए। फ्यूज रिले, थर्मल रिले, डिफरेंशियल के 2 टाइप्स, बकुल्स रिले सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक, उसके बाद ये तीनों चीज़ें समझा दिए थे स्टार्टिंग में ही। तो आपको बस एक आइसोलेटर भी बता देते हैं। ठीक, लास्ट
अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए ये भी है आप सभी का वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का डायग्राम, इसको भी आप छाप सकते हैं एग्जाम में। तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए इसको भी। और ये सिलेक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर, ये वो है कि कितने केवी का लाइन है, आप वहाँ पे कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे। तो अगर अप्रॉक्सीमेट 1000 वोल्टेज है तो वहाँ पे आप कैन बी यूज्ड और सर्किट ब्रेकर प्रेफर्ड, आप कौन सा सर्किट ब्रेकर यूज कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट माना जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर 1000 के नियर अबाउट वोल्टेज है तो वहाँ पे आप एमसीबी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एमसीबी के साथ फ्यूज यूज कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा, वो ज़्यादा प्रेफर्ड मतलब वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, 11 केवी के लिए आप मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर या फिर इसको शॉर्टकट में एमओसीबी या फिर वीसीबी मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर दोनों यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात किया जाए तो वीसीबी आप यूज करेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तीसरा है 33 केवी के लिए एमओसीबी भी यूज कर सकते हैं। एमओसीबी मतलब मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर भी यूज कर सकते हैं। वीसीबी मतलब वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी यूज कर सकते हैं। और SF6 मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात किया जाए तो यहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर प्रेफरेंस माना जाएगा। ठीक, इसी प्रकार आगे भी और भी सारे मेंशन है तो रोक के देख लीजिएगा। बाकी यहाँ से 132 से प्रेफरेंस में सभी आप SF6 लगा दीजिएगा, ये काफ़ी बेटर माना जाता है। बाकी करने को आप ABCB बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हो गया ये पूरा सर्किट ब्रेकर फाइनली ख़त्म, रिले ख़त्म, फ्यूज ख़त्म। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आइसोलेटर के बारे में। देखो यार, होने के तो यार बहुत चीज़ें हमारे पास, हम पढ़ाते रहेंगे ख़त्म नहीं, लेकिन हमारा क्या उद्देश्य रहता है कि यार कोई एक ऐसा सॉलिड वीडियो लाया जाए उन स्टूडेंट के लिए जो 1 नाइट फाइट में उनका काम हो जाए। क्योंकि पता है हमें सेमेस्टर में जब कोई भी रहता है वो पढ़ता नहीं, उनको बस ये रहता है कि लास्ट में कुछ ऐसा कर दिया जाए कि चीज़ें बस हो जाए, हम पास हो जाएं। ठीक, तो आइसोलेटर इज ए स्विच विच कैन बी ऑपरेट ओनली एट नो लोड। तो आइसोलेटर एक प्रकार से स्विच है जो कि ऑपरेट होता है ओनली वन नो लोड पे। ठीक, हमेशा आप जानिए आइसोलेटर एक स्विच है जो कि नो लोड पे ऑपरेट होता है। लोड के कंडीशन में आइसोलेटर कभी भी ऑपरेट नहीं होता है। ठीक, इसकी कोई ब्रेकिंग या फिर मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। आइसोलेटर आप देख सकते हैं सर्किट ब्रेकर के पहले भी लगाया जाता है और सर्किट ब्रेकर के बाद भी लगाया जाता है। आइसोलेटर आप देख सकते हैं ये ऑफ कंडीशन में है। आइसोलेटर को आप लोग ऐसे दिखाएंगे सिंबल के थ्रू। ये पूरा सर्किट हमने दिखा दिया, यहाँ पे हमने लोड लगाया है, यहाँ पे सोर्स लगाया है, यहाँ पे आइसोलेटर 1, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर, यहाँ पे आइसोलेटर 2 लगाया है। ठीक, टाइप्स ऑफ आइसोलेटर की बात करें तो आइसोलेटर नॉर्मली 3 टाइप्स के होते हैं, वर्टिकल ब्रेक आइसोलेटर, हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर और पेंटोग्राफ टाइप आइसोलेटर। अगर हॉरिजेंटल ब्रेक आइसोलेटर की बात करें तो इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेंटर ब्रेक आइसोलेटर, एक होता है डबल ब्रेक आइसोलेटर और एक होता है टेंडम आइसोलेटर। सेंटर ब्रेक आइसोलेटर का डायग्राम ऊपर है। ठीक, ये क्लोज कंडीशन है, इसका ओपन कंडीशन। और डबल ब्रेक आइसोलेटर का डायग्राम नीचे है, ये ओपन कंडीशन। डबल ब्रेक क्यों? क्योंकि यहाँ 2 जगह से ब्रेक हो रहा है। सेंटर ब्रेक क्यों? क्योंकि ये सेंटर से ब्रेक हो रहा है। देखिए यहाँ सेंटर से ये खड़ा ऊपर ओपन। ठीक, और टेंडम आइसोलेटर भी आप देख लीजिए यार, नेक्स्ट पेज में है। ये है आपका टेंडर आइसोलेटर। ठीक, ये टेंडर है, इसे जिग जैग। ठीक है, तो ये है टेंडर। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हुआ कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आप सभी को यार रिक्वेस्ट है, इतना मेहनत किए, आपका पूरा कितना हो गया 58 मिनट, मतलब 1 घंटा। 1 घंटे में सोचिए पूरा हम आपका सब्जेक्ट क्लियर कर दिए। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन को हमने कवर कर लिया। अगर आप यही वीडियो बार बार देख के जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका बैक नहीं लगेगा, आप अच्छा एग्जाम में लिख के आएंगे, आप पास तो जरूर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने इस वीडियो को आप कोशिश कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो 1 नाइट फाइट के स्टूडेंट हैं। बाकी उनके पास मत शेयर कीजिएगा जो एक होता है ना पढ़ोइया स्टूडेंट, जो पूरा अच्छे से पढ़े, क्योंकि उनको शेयर करेंगे तो हमको गाली देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।